हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज मैं आप लोगों से द हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत के विषय में बात करूंगी। मेरा यह प्रयास है इन वीडियोस के थ्रू कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी और पीजी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मेरे ये वीडियोस मददगार साबित होंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे ये वीडियोज़ उन्हें सहायता पहुँचाएँ। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत के विषय में या दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक स्रोत के विषय में, तो यहाँ सबसे उल्लेखनीय तथ्य जो हमारे समक्ष आता है कि विद द कमिंग ऑफ द या द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, द हिस्टोरिकल सोर्सेज जो थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि स्रोत के तौर पे हमारे समक्ष ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पे या की तरह हमारे समक्ष आते हैं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली शासकों के आगमन के साथ ही हम यह देखते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इतिहास लेखन में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे इस समय साहित्यकार रहे थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के विषय में लिखा था। तथा सबसे उल्लेखनीय तथ्य जो हमारे समक्ष आता है या जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इस संबंध में जो हमारे समक्ष आता है कि इसके पहले जैसा कि कहा जाता है कि प्राचीन भारत के समय में जितने भी लेखक या साहित्यकार रहे थे या इतिहासकार रहे थे उनके द्वारा कालक्रमों पे बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, और माना यह जाता है कि मुस्लिम शासकों के साथ में या फिर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत, क्रोनोलॉजी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री was established after the establishment of the Delhi Sultanate in India. अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करते हैं जितने भी साहित्यिक स्रोत हैं या हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत के विषय में, तो इसे आगे हम जब भी चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जितने भी शासक रहे हो वो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में ही, जहाँ से दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ या एस्टैब्लिशमेंट हम देखते हैं या इसकी स्थापना जो हुई थी, उसी समय से ही हमें साहित्यिक स्रोत किसी न किसी प्रकार से हमारे पास में या हमारे समक्ष उपलब्ध हैं। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत एक प्रमुख शासन व्यवस्था के रूप में हमारे समक्ष आता है। 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 वंश के सुल्तानों के द्वारा शासन किया गया। इन सुल्तानों के शासनकाल को हम इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। अगर हम इन 5 राजवंशों के विषय में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रहा था वह गुलाम वंश रहा था या स्लेव डायनेस्टी रहा था, जिसका जो कालक्रम था वो 1206 से 1290 का रहा था। इसके बाद खिलजी वंश जिसका कालक्रम 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। इसके पश्चात तुगलक वंश जिसका कालक्रम 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा था। इसके पश्चात सैयद वंश जिसका कालक्रम 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा था। और लास्टली जो है वह लोधी वंश रहा था दिल्ली सल्तनत पे आसीन, जिसका जो कालक्रम था वो 1451 से 1526 तक रहा था। जिसके पश्चात जो है बाबर का आगमन भारत में होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना इसके पश्चात भारत में हुई थी। यदि हम 5 वंशों के संदर्भ में हम बात करते हैं या इसका अध्ययन करते हैं, तब यह भी स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक 4 शासक मूलतः तुर्क रहे थे तथा अंतिम शासक जो रहा था या अंतिम जो साम्राज्य रहा था लोधी वंश का, वह अफगानों का रहा था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में हमारे समक्ष अध्ययन के लिए मुख्य रूप से ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं। उन्हें हम निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं या निम्न हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स के अधीन हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पे हम देखते हैं कि फारसी तथा अरबी जो साहित्य थे वो रहे हैं इसके स्रोत के तौर पे। दूसरा, हिंदी, संस्कृत तथा स्थानीय भाषा में रचित साहित्य। थर्ड, सल्तनत काल में जितने भी विदेशी यात्री आए थे उनका यात्रा वर्णन या वृत्तांत। और लास्टली पुरातात्विक जो स्रोत रहे थे उनका भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था एज अ सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत का, एज अ हिस्टोरिकल सोर्स, या फिर हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के विषय में जानने के लिए या अध्ययन करने के लिए। यदि हम यहाँ पे फारसी तथा अरबी साहित्य के विषय में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में इतिहासकारों के इतिहास लेखन के लिए एक प्रमुख स्रोत के रूप में फारसी तथा अरबी साहित्य उपलब्ध रहा है। फारसी तथा अरबी साहित्य के द्वारा सल्तनत काल के इतिहास के संदर्भ में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फारसी तथा अरबी साहित्य के रूप में विद्यमान ऐतिहासिक स्रोत का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे समक्ष जो है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोत
इसके अंतर्गत उपलब्ध हमें मिलते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें तो उसमें आता है किताब उल हिंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे दिल्ली सल्तनत का हमारे समक्ष आता है। अल बेरूनी के द्वारा 11वीं शताब्दी में किताब उल हिंद की रचना की गई थी। उल्लेखनीय है कि अल बेरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसके अध्ययन से हमें 11वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा का महत्वपूर्ण विवरण हमें इसका, या हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद नाम से भी पुकारा जाता है। दिल्ली सल्तनत के ऐतिहासिक स्रोत के रूप में अल बेरूनी के द्वारा एक अन्य पुस्तक की भी रचना की गई है, जिसे हम तारीख ए उल हिंद के नाम से जानते हैं, तथा इस पुस्तक से हमें दिल्ली सल्तनत से संबंधित आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। सच तो यह है कि अल बेरूनी ने अपनी इन पुस्तकों में 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें उपलब्ध करवाई है। यदि हम अल बेरूनी के विषय में बात करते हैं तो अल बेरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बेरूनी रहा है या था। अल बेरूनी ने न सिर्फ अरबी भाषा का एक लेखक रहा था, बल्कि वह एक वैज्ञानिक, धर्म का जानकार तथा विचारक भी था, तथा उसे तर्कशास्त्र, गणित, चिकित्सा, दर्शन और धर्मशास्त्र, इन सभी की अच्छी जानकारी रही थी। अल बेरूनी ने अपने भारत रहने के दौरान में उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, साथ ही साथ हिंदू धर्म और दर्शन का भी अध्ययन किया था। जब हम अल बेरूनी की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तभी हम देखते हैं कि इस पुस्तक में भारत की जलवायु, प्राकृतिक स्थिति, उस समय विद्यमान मुद्रा व्यवस्था, माप तौल, सामाजिक रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, वेशभूषा, खान पान, वर्ण व्यवस्था, वेद, वेदांत, दर्शन, पुराण, धर्म, इन सभी का इसमें उल्लेख हमें मिलता है। अल बेरूनी ने ऐतिहासिक जितने भी स्रोत रहे थे उसका अध्ययन किया है, तथा उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह प्रथम मुस्लिम थे जिसने पुराणों का भी अध्ययन किया था। अल बेरूनी की पुस्तक का सर्वप्रथम अनुवाद एडवर्ड सी सचाव ने किया था, तथा इसे जो ट्रांसलेटेड जो बुक है उसे हम इस नाम से जानते हैं, इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन, फिलोसफी, लिटरेचर, ज्योग्राफी, क्रोनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कस्टम्स, लॉज एंड एस्ट्रोलॉजी ऑफ इंडिया अबाउट AD 1080। यहाँ से इससे हम जान सकते हैं इस किताब के नाम से ही कि इन सभी क्षेत्रों के विषय में इस किताब में हमें उल्लेख मिलता है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि इस पुस्तक के द्वारा हमें जो अल बेरूनी की पुस्तक रही है उन्हें इन क्षेत्रों के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होती है, तथा इस किताब को 2 वॉल्यूम्स में लिखा गया है। अल बेरूनी की पुस्तक का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया था। अल बेरूनी के पुस्तक में हिंदुओं की पराजय का कारणों का भी विश्लेषण दिया गया है, तथा भारतवर्ष के प्रबल सशक्त पक्ष के साथ ही दुर्बल पक्ष का भी इन्होंने उल्लेख किया है। यदि हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं एज अ हिस्टोरिकल सोर्स जो रहा है वो चाचनामा रहा है। यदि हम इसके विषय में बात करते हैं तो इस ग्रंथ की रचना बद्रे चाच के द्वारा की गई है। इस पुस्तक से अरबों की विजय तथा सल्तनत कालीन इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। चाचनामा वास्तव में मौलिक रूप में अरबी भाषा में लिखी गई थी। नसीरुद्दीन कुबह के शासन काल में इसका अनुवाद फारसी में या फारसी भाषा में अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक से हमें सिंध तथा चच राजवंश का इतिहास और अरबों द्वारा सिंध पर विजय के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम इसके विषय में बात करें तो हम देखते हैं कि यद्यपि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि चाचनामा पुस्तक मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, तथा जिसके नाम के संदर्भ में कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। चाच के पुत्र दाहिर सिंध के शासक के नाम पर इस पुस्तक का नाम चाचनामा रखा गया है। कुछ इतिहासकार इस पुस्तक के लेखक के रूप में अली अहमद को मानते हैं। चाचनामा के द्वारा हमें सल्तनत कालीन इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम ताज उल मसीर के विषय में बात करते हैं तो सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत के रूप में
ताज उल मासीर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि ताज उल मासीर दिल्ली सल्तनत कालीन सरकार द्वारा तैयार कराया गया एक संकलन है जिसमें 1191 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक के सल्तनत कालीन इतिहास का वर्णन किया गया है। ताज उल मासीर के लेखक सदाउद्दीन हसन निजामी रहे हैं। 1237 में इस ग्रंथ की रचना की गई थी। इस पुस्तक से हमें भारत पर गोरी के आक्रमण तथा तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यही नहीं, इस पुस्तक में भारत के विभिन्न स्थानों में लोग तथा मनोरंजन के संदर्भ में भी हमें उल्लेख मिलता है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों में के संदर्भ में प्रमाणित इतिहास इस ग्रंथ के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि इसमें राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख है, साथ ही साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन के संदर्भ में भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में ताज उल मासीर दिल्ली सल्तनत का पहला राजकीय संकलन रहा है क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हें राजकीय प्राश्रय भी प्राप्त हुआ था, जिस वजह से इसे एक प्रमाणिक स्रोत के तौर पे भी देखा जाता है। इस पुस्तक में हमें 1192 ईस्वी में तराइन के युद्ध के समय से लेकर 1228 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ताज उल मासीर की विशेषता यह है कि यह अरबी और फारसी दोनों ही भाषाओं में लिखी गई थी। इस पुस्तक की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश का समकालीन था और उसे इन दोनों का ही संरक्षण प्राप्त रहा था। यद्यपि इस पुस्तक में काल्पनिकता और वास्तविकता इन दोनों का सम्मिश्रण कहीं न कहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तारीखी फिरोज शाही के विषय में, तो हम यह देखते हैं कि इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बरनी के द्वारा की गई थी। इस पुस्तक में हमें अलाउद्दीन खिलजी एवं तुगलक काल के समय दिल्ली सल्तनत के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से हमें बलबन के राज्याभिषेक के समय से फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल तक के ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत के सामाजिक आर्थिक दशा का उल्लेख तो है ही, साथ ही साथ तुगलक शासकों द्वारा किए गए नए सुधारों का भी हमें इसमें वर्णन मिलता है। जियाउद्दीन बरनी स्वयं राजस्व विभाग में कार्यरत था और यही कारण है कि उसके इस ग्रंथ में सल्तनत काल की राजस्व स्थिति के संदर्भ में विस्तार से जानकारी हमें उपलब्ध होती है। बरनी ने अपने इस पुस्तक में उस समय के संत, दार्शनिकों, इतिहासकारों, कवियों तथा चिकित्सकों के संदर्भ में भी वर्णन लिखा है। यद्यपि कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि तारीख फिरोज शाही में धार्मिक पक्षपात किया गया है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि बरनी जो है और उसके द्वारा लिखित पुस्तक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर द दिल्ली सल्तनत के रूप में याद किया जाता है, परंतु यहाँ पे बरनी पे हम लगातार देखते हैं कि एलिगेशन जरूर लगता है कि जो तथ्य जिस प्रकार से होने चाहिए थे उसे प्रस्तुत इनके पुस्तक में नहीं किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के समय में भी जब ट्रांसफर ऑफ कैपिटल उसके द्वारा दिल्ली से दौलताबाद किया जा रहा था, जिस प्रकार से उसने सभी तथ्यों को सामने रखा है उसे लेकर के भी हमारे समक्ष विवाद आता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम फतुवत ई फिरोज शाही के विषय में बात करते हैं, यह ग्रंथ वास्तव में फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है तथा इसमें फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों को संग्रहित किया गया है। इस ग्रंथ में हमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के संदर्भ में तथा उसके शासन प्रबंध के संदर्भ में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपनी आत्मकथा लिखने का एक ही उद्देश्य रहा है कि वह इस पुस्तक के माध्यम से अपने आप को एक आदर्श मुस्लिम शासक साबित करना चाहता था। इस पुस्तक में हमें तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। फिरोज शाह तुगलक के विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो है उसके द्वारा लिखित पुस्तक ये हमें उसके शासन काल के विषय में तथा शासन प्रबंध के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें जैनुल अखबार के विषय में, तो हम यह देखते हैं कि वास्तव में यह ईरानी इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है जिसके लेखक अबी सईद रहे हैं। इस पुस्तक में महमूद गजनवी के आक्रमण तथा उसके जीवन के संदर्भ में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम बात करें तबाकत ए नासिरी के विषय में, तो इस किताब के जो लेखक रहे हैं वो मिनाज उस सिराज रहे हैं। इस पुस्तक में दिल्ली सल्तनत के 1260 ईस्वी तक के इतिहास के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक को फारसी में भी लिखा गया है। इसमें गौरी राजवंश या गौरी सिलसिला के संदर्भ में भी हमें जानकारी मिलती है। इस पुस्तक में 23 अध्याय हैं। इस पुस्तक से हमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पे जितने भी मैंने अभी सोर्सेज के विषय में बात की है आप लोगों से, उनमें जिस प्रकार से मिनाज उस सिराज द्वारा लिखित पुस्तक, तबाकत ई नसीरी तथा बर्नी के द्वारा लिखित पुस्तक जो है लिखित पुस्तक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है दिल्ली सल्तनत के इतिहास के संबंध में यदि हमें जानकारी चाहिए तो। जैसे मिनाज उस सिराज के विषय में यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जितनी भी जानकारी हमें प्रदान की गई है दिल्ली सल्तनत के विषय में, इसको आधार बनाते हुए हम कह सकते हैं कि जो भारत में 1260 तक का जो दिल्ली सल्तनत का जो इतिहास रहा था दिल्ली सल्तनत का, उसके विषय में इससे सटीक जानकारी हमें अन्य किसी पुस्तक से नहीं मिल सकती है। मिनाज उस सिराज जो है वो काजी भी रहे थे तथा इनके अधीन जो है न्याय व्यवस्था भी रही थी। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो अन्य तथ्य रहे थे राज दरबार से जुड़े हुए, उसकी भी जानकारी हमें इनके पुस्तक से प्राप्त होती है। इसी के साथ अपनी इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ दिल्ली सल्तनत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।